वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 3 मार्कर क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप आंसर्स। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करना है। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, तो सबसे पहले जब हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं तो बताओ हम क्या करते हैं? की वर्ड को करते हैं अंडरलाइन। ये हैबिट बना लो इसलिए क्योंकि यही की वर्ड ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, और यही कीवर्ड तुमको लिखना रहता है कहाँ पे? जब कोई सब्जेक्टिव पेपर आता है। बेसिकली मैंने बताया था कि अपने नोट्स भी उसी तरीके से बनाओ कि हर क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स या कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मांगता है, यहाँ वहां की जानकारी मत लिखो। कोई नहीं पूछ रहा, कोई चेक भी नहीं करता। मेन रहता है कंटेंट, मतलब क्रिस्प, कितना पॉइंटर्स से तुम कोई चीज लिख रहे हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टेट हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल। तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पूछा है, बताओ हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो अगर याद हो, एक ग्राफ पढ़ा था हमने, उसी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल पढ़ा था, तो वही हमें पढ़ना है। तो देखो, द एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो जीन पूल है, जीन पूल में मिलने वाले जितने भी एलील्स हैं, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी जीन है, वो हमेशा जनरेशन टू जनरेशन क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। और उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर रहेगी? 1 के बराबर। जब यही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर याद हो, ये तो सिर्फ स्टेट बोला इसलिए इतना लिखा हुआ है, याद करो। इसी प्रिंसिपल को अगर मैथमेटिकली प्रूव करना है तो हम बाइनोमियल इक्वेशन का यूज करके बता सकते हैं, जो क्या बोलता है? a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पे हम a एक एलील है या एक जीन है और बी दूसरा जीन है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? अगर पेपर को टफ करना है तो वो न्यूमेरिकल दे देंगे जिसमें ए और बी, वो बोलेंगे कि एक ए जीन है, या वो ऐसा मेंशन कर देंगे कि एक हेयर कलर का जीन है, एक इसका जीन है, इन दोनों में इसकी फ्रीक्वेंसी ये मिली। अब बताओ कि जब ये दोनों एक साथ एक्सप्रेस होंगे, एक साथ एक्सप्रेस मतलब जब 2ab के फॉर्म में एक्सप्रेस होंगे तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी? तो कुछ नहीं करना है तुमको, यही फॉर्मूला यूज करते हुए सिर्फ जो ए की फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, बी की फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो बात रही किसकी? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, किसकी? बाइनोमियल फॉर्म में, किसकी? हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल की। ठीक है, पर यहाँ सीधा सीधा पूछा है कि बताओ, स्टेट करो कि हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है किसकी? एलील की। एलील मतलब क्या? जीन ही ना। तो जीन मतलब जो एक पर्टिकुलर जीनोटाइप है उसमें, उसके लिए जो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए एक्सप्रेस करेगा, पर्टिकुलर फिनोटाइप एक कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। अब कैरेक्टर मतलब जैसे हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, या हेयर का टेक्सचर हो गया। अब एलील्स मतलब स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, फिर वेवी हेयर, तो ये क्या हुआ? एलील। तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो उसका जीन पूल है या जो उसके एलील्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी और स्टेबल रहेगी। और बाइनोमियल इक्वेशन का हमने एक्सप्रेशन पढ़ लिया अभी। ठीक, और यही फ्रीक्वेंसी अगर अनस्टेबल हुई या चेंज हो गई, 1 होनी चाहिए हमेशा, पर अगर 1 नहीं रही, चेंज हो गई, मतलब क्या हो रहा है? नया स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। When there is a disturbance in the Hardy-Weinberg principle, what would it result in? अभी तो बोल रही हूँ इतने देर से, स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया, नया स्पीशीज फॉर्म हो गया। तो नया स्पीशीज बोलो या स्पीशिएशन बोलो, या और बेटर वर्ड है कि इवोल्यूशन बोल दो। तो अगर यहाँ पे इवोल्यूशन लिखा है, इसकी जगह पे तुम न्यू स्पीशीज फॉर्म, तुम स्पीशिएशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पर जब स्पीशिएशन वर्ड यूज करना, याद रखना, बोल देना न्यू स्पीशीज हैज इवॉल्व। तो ऐसे वर्ड जरूर याद से यूज कर लेना। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर।
चलो तो देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, इसी का जो सब पार्ट है वो क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल व्हाट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी। तो भले ये अब पूछ रहा है, हमने तो ऑलरेडी पार्ट 1 में ही डिस्कस कर लिया कि बायनोमियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबका टोटल क्या आना चाहिए 1, तो यही उन्होंने पूछ लिया। हुआ क्लियर? मूव करें आगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी एंड एनालॉजी। मतलब हमें बेसिकली डिवाइड करना है कि कौन सा होमोलोगस है और कौन सा एनालॉगस है। अगर तुम ध्यान से देख सकते हो ये पूरे के पूरे क्या है, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है। और यकीन मानो ये तुम लोग याद कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में भी यही एग्जाम्पल आते, इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं पूछते। अगर याद होगा मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है कि डायग्राम्स एनसीईआरटी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो डायग्राम कहां से आएंगे, एनसीईआरटी से। उसके बाद तुम्हारे जो एग्जाम्पल है इस टाइप के एग्जाम्पल कहां से आने वाले, एनसीईआरटी से, उसके बाहर कहीं जाते ही नहीं है। ठीक है, हाँ थ्योरी वो यहाँ वहां की अच्छी बुक्स के रेफरेशर्स के थ्रू जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हार्ट ऑफ फिश एंड क्रोकोडाइल किसका एग्जाम्पल है, होमोलॉजी। क्यों, स्ट्रक्चर सेम है। अब बोलोगे मैम फंक्शन थोड़ी ना अलग कर रहा है, वो उसका भी तो काम वही है। हाँ काम वही है, स्ट्रक्चर सेम है। अब वो किस रेफरेंस में बोल रहे हैं कि 2 चेम्बर्ड है 3 चेम्बर्ड है, उस रेफरेंस से। ठीक है, तो क्रोकोडाइल का कैसा रहता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, और वही फिशेस का 2 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक, अब बोलोगे मैम पर फंक्शन तो फिर भी सही है, सेम है, पर वो यहाँ पे मेन क्या कंसेप्ट ले रहे हैं, स्ट्रक्चर का, ओरिजिन का। ठीक, अब आते हैं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। तो ये तुम्हें पता है कि दोनों स्ट्रक्चर वाइज या एनाटॉमिकली अलग अलग है, पर फंक्शन तो एक ही है, वो है उड़ना। तो ये क्या एग्जाम्पल हुआ तुम्हारा, एनालॉजी। ठीक, उसके बाद देखो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। तो दोनों की आंखें अलग अलग स्ट्रक्चर से, अलग अलग, दोनों का आंखों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, पर दोनों का फंक्शन तो एक ही है। क्या है फंक्शन, दिखाना, विजन। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, एनालोगस ऑर्गन या फिर एनालॉजी। फिर ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो एक मॉडिफिकेशन है स्टेम का, एक मॉडिफिकेशन है रूट का, इसीलिए स्ट्रक्चर है अलग, फंक्शन है सेम। जो क्या है जल्दी बताओ, दोनों का फंक्शन सेम है, जिसका नाम है क्या, स्टोर करना फूड को, है ना। इसलिए वापस कैसा हुआ, एनालोगस ऑर्गन। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड स्पाइन्स ऑफ ओपुंशिया। तो थॉर्न्स हो या स्पाइन्स हो, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, पर दोनों का कान मतलब और स्पाइन्स भी और थॉर्न्स भी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो वापस फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉजी। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो देखोगे दोनों का फंक्शन जरूर अलग अलग है, क्योंकि अगर टेंड्रिल वर्ड बोला है तो टेंड्रिल क्या होता है, ऐसे जो घूम घूम के देखता है, जैसे पीज में भी होता है बहुत सारे, इसमें जो सपोर्ट लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल है। ठीक है, और वही थॉर्न्स क्या कर रहा है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है ना, खुद को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। मतलब फंक्शन अलग है पर दोनों मॉडिफिकेशन सेम स्ट्रक्चर के हैं, मतलब स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम है। इसलिए आखिरी वाला एग्जांपल किसका हुआ, होमोलॉजी या फिर होमोलोगस ऑर्गन। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना है। एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पिछले साल सीयूईटी का एक क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। अंतर इतना था कि उन्होंने एमसीक्यू के फॉर्म में दे दिया था, कॉम्बिनेशंस लगा लिए थे, या फिर इसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, और फिर उसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने लिख दिया कि हाँ जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी, तो ये गलत है, तो ये तुमको पहचानना था। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन कभी भी बहुत इजी होता है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में चेंज करना। बस ऑब्जेक्टिव में वो आंसर दे देते हैं ऑप्शंस के फॉर्म में, पर बहुत क्लोज आंसर्स रहते हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। स्टैनली मिलर एंड हरलॉर्ड यूरे। तो हमको पता है इन लोगों ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिखाया था लेबोरेटरी में, पूरा सेम वही पहले के जैसा कंडीशंस क्रिएट करके, और उन्होंने ऑब्टेन किया था प्रोटीन, अमाइनो एसिड, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, और उन्होंने बोला था कि हाँ इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीजें बनती हैं। चलो आगे देख लेते हैं। परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट बाय रिक्रिएटिंग इन द लेबोरेटरी एंड प्रोबेबल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। बिल्कुल ठीक। आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एम ऑफ एक्सपेरिमेंट। एम क्या था,
कि जो ओपैरन और हाल्डेनी की जो थ्योरी दी गई थी, जो हाइपोथेसिस दिया गया था, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना और ये बताना कि केमिकल इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है जिसमें जितना भी लाइफ फॉर्म है वो कहाँ से आ रहा है, प्री एग्जिस्टिंग, पहले से जो इनऑर्गेनिक चीजें प्रेजेंट है उसी का कन्वर्जन होता है ऑर्गेनिक में और फिर उसी से और कॉम्बिनेशन सारी चीजें मॉलिक्यूल है वो वापस एक एग्रीगेट बनते हैं, फिर वापस टूटते हैं, फिर बनते हैं, टूटते हैं, तो वापस यही प्रॉपर्टी शो कर करके एक सेल बनता है। ठीक है, तो क्या एम था, टू प्रूव ओपैरेंस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हुआ क्लियर? चलो आगे देखते हैं, इन व्हाट फॉर्म वाज द एनर्जी सप्लाइड फॉर केमिकल रिएक्शन टू ऑकर। तो अगर याद होगा प्रिमिटिव अर्थ में एनर्जी कहाँ से आई थी, एक तो हाई टेम्परेचर था, अर्थ का हाई टेम्परेचर था, दूसरा उन्होंने वो रिएक्शन करवाने के लिए क्या किया था कि मतलब उन्होंने नहीं, नेचुरली रिएक्शन करवाने के लिए क्या था, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक थंडरस्टॉर्म बहुत ज्यादा हो रहे थे, पर अब सेम माहौल क्रिएट करना था लैब में, तो उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रोड्स लिए थे, ठीक है, जो स्पार्किंग क्रिएट करते थे और साथ में बॉइल्ड वाटर लिया था, ठीक है, जो वाटर वेपर के फॉर्म में था। तो देख लेते हैं आंसर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। हुआ क्लियर? आगे, फॉर हाउ लॉन्ग वाज एक्सपेरिमेंट रन कंटिन्यूसली, नेम टू प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो कितने लिए किया गया था, 1 वीक। याद रखना है, ये जनरली मिस आउट हो जाता है। और क्या क्या ऑब्टेन किया था, अमाइनो एसिड, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, मूव करें आगे, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टडी करना है फिगर को, गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले तो भैया स्टडी कर लो। तो एक पे टाइम है, एक ही पीक मिल रही है, यहाँ पे 2 पीक मिल रही है, मतलब देखो इस चैप्टर से रिलेटेड है तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये एक स्पीशीज है और ये एरो इस तरफ बना है, मतलब पक्का क्या हुआ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है ना, ये एरो इस तरफ है, मतलब धीरे धीरे जो स्लोप है वो एक तरफ शिफ्ट हो रहा है। रिजल्ट ये होगा कि कुछ टाइम बाद 2 पीक मिलेंगी, तो 2 पीक मिल रही है मतलब 2 जीन्स या 2 एलील्स अब ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से एकदम 2 अलग डिस्टिंक्टिव फीचर्स मिल रहे हैं। तो हो सकता है टाइम के साथ स्पीशिएशन भी हो रहा हो, फिर भी देख लेते हैं। तो यहां लिखा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप। तो याद करो मैंने बताया था किसी भी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा फिनोटाइप कहां पे होता है, जो मीडियन वाला फिनोटाइप सबसे ज्यादा एक्सप्रेस होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, ह्यूमन पॉपुलेशन ही ले लो, कुछ लोग हैं मतलब जो एक्सट्रीम्स रहते हैं वो हमेशा कम होते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, आइंस्टाइन हो गए, स्टीफन हॉकिंग्स हो गए, ठीक है, उसके बाद एलॉन मस्क हो गए, इन सबका आईक्यू बहुत ज्यादा है, तो ये वापस कुछ गिने चुने लोग हैं, तो एक्सट्रीम्स। सिमिलरली कुछ एकदम जिनका आईक्यू लेवल बाय बर्थ हो सकता है ना हो इतना ज्यादा या किसी डिफेक्ट के कारण वापस इनका नंबर कम ही है, हमेशा ये 2 एक्सट्रीम्स हमेशा कम रहते हैं। और मेजॉरिटी लोग मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन में किस में आते हैं, जिनमें मीडियोकर मतलब हाँ अबव एवरेज या एवरेज जिनमें आईक्यू लेवल है, तो उनका नंबर सबसे ज्यादा होता है। तो हमेशा किसी भी पॉपुलेशन में जो मीडियन वाला जो एलील है उसका नंबर हमेशा सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा पीक उसमें मिलनी चाहिए। अगर यही पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर जीन ज्यादा एक्सप्रेस होने लगा, तो कुछ टाइम के बाद 2 अलग अलग जीन एकदम डिस्टिंग्विश हो जाएगा, तो ये वाली पॉपुलेशन एकदम अलग हो जाएगी, ये वाली पॉपुलेशन एकदम अलग हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो कि एक इंसेक्ट है, ठीक है, अब उसमें 3 टाइप के विंग्ड कलर के इंसेक्ट मिलते हैं, एक है व्हाइट, एक है ब्लैक और एक है ब्राउन। तो व्हाइट और ब्लैक क्या है, एक्सट्रीम्स है और ब्राउन बीच में है, तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉपुलेशन में जो ब्लैक ब्राउन ये क्या है, विंग कलर, उनके पंखों का कलर है, तो ये हुआ एक फिनोटाइप। तो ये जो सबसे ब्राउन वाला है, जो बीच वाला है, वो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो बीच में है, पर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। अब हुआ ये कि कंडीशन के कारण, म्यूटेशन के कारण, वेरिएशन के कारण और नेचुरल सिलेक्शन के कारण ब्लैक वाले विंग्ड वाले ही अब ज्यादा बनने लगे, तो ये एक्सट्रीम्स अब एक तरफ शिफ्ट होने लगा। रिजल्ट ये हो गया कि 2 पीक बन गए। तो अब बाद में कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा कि ब्राउन वाले अलग स्पीशीज है और ब्लैक वाले पूरी अलग स्पीशीज है, पर एक्चुअली दोनों कभी एक ही कॉमन ओरिजिन थी, मतलब ब्लैक वाली कभी ब्राउन से ही बनी हुई थी, या हम बोल सकते हैं ये तीनों एक ही जगह थी। समवॉट हम बोल सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन में भी कुछ ऐसा ही होता है ना। चलो देख लेते बी वाला, वापस वही टाइम है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, तो सेम चीज शो हो रही है। ठीक,
अब पढ़ लेते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वुड ग्राफ ए बिकम लाइक ग्राफ बी। वो पूछ रहे बताओ ए वाला ग्राफ कब बी बन जाएगा, तो कब होगा, डिस्ट्रप्टिव एंड इलेक्टिव, मतलब या तो वो डिस्टर्ब हो गया, जैसे मैंने बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, पर क्यों जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, हो सकता है उनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया हो, या हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन माइग्रेट करके अलग जगह चली गई हो, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया हो, और बहुत टाइम के बाद वही पर्टिकुलर जीन सिर्फ उन्हीं में मिले, यहां से वो पर्टिकुलर जीन गायब हो गए क्योंकि वो पूरा ले गए अपने साथ। ठीक है, मतलब ऐसे समझो वापस वही कि 3 कलर की इंसेक्ट्स है जिनका विंग है ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। अब हुआ ये कि इनमें से जो व्हाइट कलर वाली थी वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया उनका, अब उनमें से व्हाइट ही बनने लगी, यहां से व्हाइट गायब हो गया। तो एक टाइम बाद अगर मैं देखूंगी तो मुझे लगेगा ये अलग स्पीशीज है वो अलग स्पीशीज है, बट बेसिकली ओरिजिनल मतलब व्हाइट वाली यहीं से बिलोंग करती थी। ठीक, तो ये क्यों कब होता है, जब कैसी कंडीशन आती है, जब डिस्ट्रप्टिव या फिर इलेक्टिव। ठीक, उसके बाद Question number 2. What could be the likely reason of new variation arising in population? तो new variation मैंने कहाँ से बोला कि mutation हो सकता है, natural selection हो सकता है, बहुत सारे reasons हो सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं। Because individual at the extreme contribute more offspring compared to those in the center produce two peak in disruption of the trait। अब वो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड में पूछ रहे, ये पूछ रहे ऑप्शन मतलब डायग्राम बी के रिलेशन में कि बताओ क्या रीजन है कि नया पॉपुलेशन अराइज हो गया। आप बोलोगे मैम पर यहाँ कहाँ लिखा है कि बी वाले से रिलेटेड में पूछ रहे हैं, एक बात बताओ, ए वाले में एक ही पीक था, मतलब एक ही पूरी पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस किया गया था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर एक पीक मिल रही है मतलब वो एक स्पीशीज को शो करता है। अब यहाँ पे 2 पीक मिल रही मतलब 2 स्पीशीज को शो कर रहा है। सिंस ऊपर वाले में एरो बनाया मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ और फिर 2 स्पीशीज बनी, मतलब सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि बताओ कि जो बी वाला ग्राफ है उसमें 2 स्पीशीज या स्पीशिएशन का रीजन क्या रहा। ठीक, तो क्या हुआ होगा कि जो एक्सट्रीम्स में जो पॉपुलेशन है अब उनका नंबर, उनकी प्रोजेनी का नंबर ज्यादा हो गया होगा एज कंपेयर टू जो मीडियम में मिलता था। रिजल्ट क्या हुआ कि सिंस इनका पॉपुलेशन नंबर ज्यादा हो गया तो 2 एक्सट्रीम्स बन गए, 2 पीक्स बन गए, 2 स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, उसके बाद देखो हु सजेस्टेड नेचुरल सिलेक्शन एज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इतनी देर से मैं क्या बोल रही थी कि क्यों हुआ होगा, म्यूटेशन हुआ होगा, नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा, कंडीशंस आई होंगी, तो ये किसने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, किसका कंसेप्ट था, तो वापस चार्ल्स डार्विन का। हुआ क्लियर, मूव करें आगे, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Fill up the blank left in the table showing era, period and organism। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करो, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि तुम्हारे 12th बोर्ड में आने की संभावना है, क्योंकि अब ये चैप्टर आ गया है तो पेपर का लेवल बट ऑब्वियस वो टफ बनाएंगे। और साथ में क्या, साथ में एंट्रेंस एग्जाम का तो ये फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट मतलब कुछ भी कोई भी क्वेश्चन मिस आउट हो जाए इस टाइप का तो क्वेश्चन तुम्हें पेपर में एक मिल ही जाएगा, फिर वो भले तुम्हारी नीट हो या फिर सीयूईटी हो या फिर कोई दूसरी एग्जाम हो, आईसर एंट्रेंस एग्जाम वाली, या फिर कोई भी दूसरी एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए दे रहे हो जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें ये चैप्टर सिलेबस में है, यकीन मानो एक क्वेश्चन तो ऐसा ही एज इट इज मिल जाएगा। तो क्या करना है, इसका ऑप्शन मैंने बताया था, रोज याद करना है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं उन्होंने क्या दिया है, एरा दिया है, पीरियड दिया है और ऑर्गेनिज्म दिया है। तो ऑर्गेनिज्म उन्होंने दिया हुआ है ताकि तुम्हारी मदद मिले, तुम्हें पीरियड और एरा पता लगाना है। ठीक, तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई और एफ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए वाले में। तो सीनोजोइक में कौन से पीरियड में मॉडर्न मैन मैमल बर्ड राइज ऑफ मोनोकॉट्स हुआ, तो ये तो याद करना पड़ेगा कि क्वाटरनरी, क्योंकि ये क्या लिखा है टर्शरी, तो टर्शरी के पहले क्या आता है क्वाटरनरी। बी क्या हुआ, वापस तुम्हारा सीनोजोइक एरा ही है, याद करो एरा हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम वैसे एरा कितने हैं, 4 है, कौन कौन से, प्री कैम्बियन, फिर हमारा पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। तो जो मीसोजोइक है वो 3 में डिवाइडेड है, कौन कौन सा देखो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, जुरासिक, फिर उस सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा, एक मिनट, मीसोजोइक कितने में है, 3 में है, कौन कौन से, ट्रायासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस।
ठीक, ये अब तुम याद करके गए, तो अब बस अब तुम्हें देखना है कि क्रिटेशियस में क्या हुआ, उसके बाद जुरासिक में क्या हुआ, तो ये सारी चीजें उन्होंने हेल्प करने के लिए ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। ठीक है, अब तुमको पता है कि सीनोजोइक 2 में डिवाइडेड है, टर्शरी और क्वाटरनरी, तो टर्शरी उन्होंने मेंशन किया है, मतलब पक्का यहाँ बी में क्या आएगा, सीनोजोइक, और ऊपर ए में जो आखिरी वाला है, जो लेटेस्ट चल रहा है, तो ए क्या हुआ तुम्हारा, क्वाटरनरी। अब उन्होंने दिया है मीजोजोइक और फिर एंड में दिया है, अब देखो प्लांट से रिलेटेड दिया है, अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ तुम लोग गड़बड़ कर जाओगे। अगर याद होगा तो ये जितना भी तुमको प्लांट से रिलेटेड दिख रहा है ना, एंजियोस्पर्म, जिंकेगो, फिर उसके बाद निटल्स, फिर कॉनिफर्स, साइकैड, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है। सोचो, डायग्राम की इंफॉर्मेशन लिए क्वेश्चन बना दिया, तो वो पूछ रहे कि बताओ मीजोजोइक के कौन से एरा में तुम्हारे निटल्स, जिंकेगो आए थे, मतलब इवॉल्व हुए थे। तो ये याद रखना पड़ेगा कि जब डायनासोर खत्म हुए ये सारी चीजें इवॉल्व होने लगी, मतलब क्रिटेशियस। अब क्रिटेशियस यहाँ आएगा, फिर ये है क्या, जुरासिक। अब जुरासिक में वो पूछे कि अब पता है हमें जुरासिक किसका पार्ट है, वापस मीजोजोइक एरा का पार्ट है, तो डी क्या हो गया, क्लियर हो गया कि मीजोजोइक है। ठीक, उसके बाद पेलियोजोइक, अब उन्होंने वापस सीक्वेंस दिया है, सिलोरियन दिया है और वो पूछा है, अब हमें पता है कि सिलोरियन वापस किसका पार्ट है, पेलियोजोइक का, तो एफ तो क्लियर हो गया कि पेलियोजोइक है। बट ई क्या है, ई जिसमें क्या आए थे, अर्ली रेप्टाइल्स आए थे, तो ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि किसका एग्जाम्पल है, कार्बोनीफेरस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसका बेस्ट तरीका है कि टेबल याद करना शुरू करो, रोज सोने से पहले एक बार वो टेबल देख लो, धीरे धीरे करके खुद ही याद होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड निएंडरथल मैन लिव, देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस है कि बताओ कौन से एरिया में निएंडरथल मैन रहते थे, तो अगर याद होगा जहां से इनके फॉसिल ऑब्टेन हुए वहीं पे निएंडरथल मैन रहते थे। तो देख लो, नियर ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, याद करो ये वही वाला है जिनमें क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी, ये इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी के फॉसिल है। ठीक है, देखो जरा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज हिज ब्रेन कैपेसिटी, अब ब्रेन कैपेसिटी बोलो या क्रेनियल कैपेसिटी बोलो, तो वापस कितना है, 1400 सीसी। कुछ जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो कहीं कहीं लिखा रहता है 1200 to 1600 सीसी। अब वापस जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते तो ये मत बोल देना, सपोज करो वो रेंज लिखी है और उसमें 1400 सीसी नहीं लिखा है, तो ये मत बोल देना कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है। ऑब्जेक्टिव में तुम्हें क्या करना रहता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज करना होता है। ठीक, तो यहां तो सिंस सब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 के। मेंशन द एडवांसमेंट व्हिच निएंडरथल मैन शोड ओवर होमो इरेक्टस, मतलब वो कॉमन नहीं पूछ रहे, वो ये पूछ रहे बताओ निएंडरथल ने ऐसा अलग क्या किया जो होमो इरेक्टस ने नहीं किया। तो देखो, सिंस ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा थी तो वो क्या करते थे, बरी करते थे अपनी बॉडी को, मतलब वो बरियल फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस यूज करते थे, और हाइड्स टू कवर देयर बॉडी, और हाइड करते थे। ठीक है, तो वापस कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स याद रखने हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फिगर्स गिवन बिलो आर ऑफ वैरायटी ऑफ बीक ऑफ डार्विन फिंचेस। ठीक है, डार्विन फिंचेस, जल्दी बताओ किस टाइप के एवोल्यूशन का एग्जांपल है, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, चार्ल्स डार्विन में, जब वो गए थे गैलापागोस आइलैंड पे, किस पे बैठ के, HMS बीगल पे बैठ के। उन्होंने ये बोला कहीं से एक्सीडेंटली कोई डार्विन फिंच आ गई होगी जो 1 नंबर शो कर रहा है, जो सीड ईटिंग थी, है ना, पर धीरे धीरे उनमें क्या आया, म्यूटेशन आया, वेरिएशन आया, नेचुरल सिलेक्शन आया, और धीरे धीरे उनके जो बीक है उसके शेप चेंज होने लगे, फूड हैबिट चेंज होने लगी, हैबिटेट चेंज होने लगा। ठीक, चलो देख लेते हैं, मतलब ये क्या था, एडेप्टिव रेडिएशन, जिसमें सोर्स एक ही स्पीशीज से इवॉल्व हुई है और रिजल्ट है कि अलग अलग स्पीशीज का रिजल्ट बन गया। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। मेंशन द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया वेयर दीज वर फाउंड। सबसे पहली लाइन बोली, कहां पे मिलते हैं डार्विन फिंचेस, गैलापागोस आइलैंड। हुआ क्या क्लियर? ठीक, आगे, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना दैट हैज रिजल्टेड इन द एवोल्यूशन ऑफ सच डाइवर्स स्पीशीज इन द रीजन। तो जैसे ही डार्विन फिंचेस आता है, क्या आता है दिमाग में, एडेप्टिव रेडिएशन। वही पूछ रहे हैं कि बताओ क्या फिनोमेना और कैसे हुआ। तो देखो जरा, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ ज्योग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। इसका प्रूफ है
कि सारी फिंचेस ओरिजिनेट एक ही फिंच से हुई थी, एक ही फिंच मतलब एक ही टाइप के फिंच से जो क्या करती थी, सीड खाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वही चीज, म्यूटेशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, बीक चेंज होते चले गए, फूड हैबिट चेंज होते चले गए, हैबिटेट चेंज होते चले गया, पर ओरिजिन तो क्या था, सेम पॉइंट था। ठीक, चलो मूव करते हैं अगला। हाउ डिड डार्विन विजिट द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। लो, हमने जब क्वेश्चन ही पढ़ा था तभी बोल दिया था, कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड पे। किसके ऊपर बैठ के गए थे, किसके ऊपर मतलब कैसे गए थे, तो HMS बीगल। कब गए थे, जब वो सी वॉयज कर रहे थे। तो यही क्वेश्चन है कि थ्रू सी वॉयज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। हुआ क्लियर। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, गिव एग्जांपल टू शो इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। जैसे ही वर्ड आता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मतलब ऐसा इवोल्यूशन हो रहा है जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन के एक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बिफोर आवर आई। इसका एग्जाम्पल क्या है, बिस्टन बेटुलेरिया बेस्ट एग्जाम्पल है। वही इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, पूरी कहानी ही चेंज हो गई, सिलेक्शन अलग अलग तरीके से होने लगा। तो वही पूरी कहानी बेसिकली वो पूछ रहे हैं। तो देखो, एक्सेसिव यूसेज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। ओके, अब यहां पे उन्होंने ये वाला एग्जांपल दिया है, पर एंथ्रोपोजेनिक में तुम्हारी बुक में एक बिस्टन बेटुलेरिया का लिखा हुआ है और साथ में तुम ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया या माइक्रोब हो गए उसका भी एग्जांपल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो पर ये अगर लिखोगे, भले यहाँ पे इतना सा लिखा हुआ है पर तुमको इन डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क का है। ठीक, देखो, excessive uses of herbicide pesticides has resulted in selection of resistant varieties in a much lesser time scale। मतलब normally naturally resistant variety आ जाती 50 years में आ जाती, पर इतना ज्यादा यूज कर लिया है तो उसकी वजह से वही जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो विद इन 10 ईयर्स ही आने लगे। अब इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कैसे। जो DDT था, जब पहले DDT इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसको यूज किया गया था कि कीटनाशक दवाई है, मतलब इंसेक्टिसाइड है, बेसिकली मच्छर मर जाते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही लोगों को पता चला कि अरे वाह, इससे इंसेक्ट्स मर जाते हैं, मच्छर मर जाते हैं, तो चलो यूज करते हैं। पर चलो यूज करते नहीं था, चलो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो एक्सेसिव यूज हो गया। अब हुआ ये कि इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज हो गया कि जो सेंसिटिव थे वो तो मर गए, पर कुछ बच गए जो क्या थे, रेजिस्टेंट थे DDT के अगेंस्ट। और आज के स्टेट में, आज के टाइम में ये हालत है कि मेजॉरिटी मच्छर कैसे हैं, सारे के सारे DDT रेजिस्टेंट। इसीलिए DDT पे बैन लगा दिया गया था, क्योंकि हो क्या रहा था, ठीक करने की जगह पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट मॉस्किटो ऐसे पैदा हो रहे थे जो रेजिस्टेंट थे DDT के अगेंस्ट। बस अब तुम कितना भी DDT डाल दो, वो मरने नहीं वाले। याद करो, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन में मैंने सेम तुम्हें कंडीशन बताई थी कि ड्रग रेजिस्टिविटी भी कैसे आ रही है। एक तो पहली बात, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अगर बोलता है कि कंप्लीट डोसेज या कंप्लीट डोज अपना कंप्लीट करो, इतने का कोर्स है कंप्लीट करो, हम वो नहीं करते। रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी में जो पैथोजन को मारना है वो मर तो जाता है, पर कुछ पैथोजन रह जाते हैं जो रेजिस्टेंट कम, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे कम रेजिस्टेंट रहते हैं, पर अपना कोर्स हम पूरा करते नहीं है, तो वो जैसे तैसे सर्वाइव कर जाते हैं। हम में इन्फेक्ट तो नहीं कर पाते पर सर्वाइव कर जाते हैं उसके वजह से। और धीरे धीरे नेचुरली भी सिलेक्शन के थ्रू, म्यूटेशन के थ्रू उनके अंदर क्या रहता है, वो रेजिस्टिविटी वाला जीन आ जाता है। अब अगले सीजन में जब वापस वही माइक्रोब आएंगे तो सेम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, फिर वापस हम पहुंच जाएंगे डॉक्टर के पास, ये सारी दवाई खाई थी पर बुखार उतरा नहीं। क्योंकि क्यों बुखार उतरा नहीं, क्योंकि बुखार हुआ था किसी माइक्रोब्स के कारण, उनके अंदर रेजिस्टिविटी आ गई थी पहले से, जो तुमने नहीं, मतलब तुम क्यों, बहुत सारे लोगों ने जो आधा कोर्स कंप्लीट किया था या डोसेज कंप्लीट नहीं किया था। अब क्या करते हैं डॉक्टर, बस अपना एंटीबायोटिक्स का पैटर्न चेंज, कोर्स चेंज, कॉम्बिनेशन चेंज करके दे देते हैं। पर वापस अगर इसको भी इनकम्प्लीट करोगे, कम खाओगे, मतलब आधा अधूरा खाओगे, तो वही चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जो टाइम स्केल नॉर्मली, वैसे भी देखो, समझो बात को कि कोई भी चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नेचुरली 50 ईयर्स में वो पर्टिकुलर स्पीशीज गेन करती है, ठीक है। पर इस तरीके से एक्सेसिव यूज करने की वजह से वो क्या रहा है कि वो टाइम जो फ्रेम है ना वो कम हो रहा है। तो रिजल्ट ये होगा, हर टाइम के बाद बहुत जल्दी जल्दी अलग अलग टाइप की बीमारी आ जाएंगी, या इतने ज़्यादा पेस्ट हो जाएंगे कि हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, हुआ क्लियर। चलो देख लेते हैं आगे। तो क्या लिखा है, सेम इज ट्रू फॉर एंटीबायोटिक और ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोब। ठीक है, मूव करें आगे। तो चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
बाय टेकिंग इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, अब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी किसका एग्जाम्पल है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का है ना, और जिसका एग्जाम्पल वही इवोल्यूशन बिफोर आई, बिस्टन बेटोलेरिया, पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय इवोल्यूशन, इसी को मैंने क्या बोला, इवोल्यूशन बिफोर आर आई के नाम पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बस क्या करना है, कहानी शुरू करनी है कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले तो धुआं नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, स्मोक नहीं था, सूट नहीं था, ठीक है। तो जो कार्बन है वो ब्रांच पे, बार्क पे, ब्रांच पे नहीं, बार्क पे जमा नहीं होता था, सेंस पॉल्यूशन नहीं था, तो एयर बहुत अच्छी थी। तो कौन ग्रो करता था, लाइकेन ग्रो करते थे, जिसकी वजह से ट्री की जो बार्क है उसका बैकग्राउंड कैसे आता था, व्हाइट कलर का आ जाता था या लाइट कलर का आ जाता था। तो दो टाइप की मौत मिलती थी, एक थी डार्क कलर मौत, एक थी व्हाइट कलर मौत। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ज्यादा नंबर किसका था, व्हाइट कलर्ड मौत का, व्हाइट विंग्ड वाला कलर्ड मौत का, और बाद में किसका नंबर ज्यादा हुआ, डार्क वाले का। क्यों, क्योंकि जो पहले व्हाइट वाली मौत इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती थी, वो इजीली कैमोफ्लेज हो जाती थी बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड कौन देता था, लाइकेन देता था। क्यों देता था, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था। पर फिर क्या हुआ, और वही दूसरी वाली जो डार्क कलर्ड मौत थी, जैसे ही बैठती थी ट्री की बार्क पे, तो वो एकदम आइडेंटिफाई हो जाती थी, कॉन्ट्रास्ट में चली जाती थी, तो इजीली प्रेडेटर उनको हंट कर लेते थे। वहीं जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंजन आया, तो फॉसिल फ्यूल का बहुत यूज हुआ उसको इंजन को चलाने के लिए, रिजल्ट हुआ धुआं निकला, धुआं में सूट आया, वही कार्बन डिपॉजिट होने लगा ब्रांच पे, पोल्यूटेड एनवायरमेंट हो गया, लाइकेन खत्म हो गया। अब ट्री अपना ओरिजिनल कलर देने लगा, वुडी कलर देने लगा, तो डार्क कलर देने लगा। तो अब इसके बाद जो व्हाइट वाली जब बैठती थी तो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देती थी, तो वो इजीली हंट हो जाती थी। वहीं जो डार्क कलर या पिगमेंटेड मौत है वो इजीली कैमोफ्लेज हो जाती थी। यही तो कहानी पूरी बतानी है। तो चलो देख लेते हैं आंसर। तो बड़ा सा आंसर है, इन डिटेल लिख के आना है, हर पॉइंट लिख के आना है, मिस कुछ नहीं करना है। तो देखते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेट्स दैट ड्यू टू सर्वाइवल ऑफ फिटनेस द स्पीशीज चेंज रेडिली ओनिंग टू प्रिजर्वेशन and transmission of minute variation and gradually give rise to new forms. देखते हैं कैसे, वापस वही कहानी। In collection of moth in 1850 it was observed that there were white winged moth more than dark winged moth, but after industrialization there were dark winged moth. This is due to the reason that during post industrialization period tree trunk become dark due to industrial smoke. Under this condition white winged moth do not survive due to predator, but dark winged moth survive. Before industrialization set in, thick growth of white color lichen covered tree. In that background white winged moth survived, but dark color moth were picked out by predator. Hence nature select which species is suitable. सीधी सी बात, वही पूरी कहानी एक्सप्लेन करनी है। ठीक, मूव करें आगे। तो चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो ये पिक्चर किसका है, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट है। तो याद रखना इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हो सकता है यही क्वेश्चन पूछा हो। तो देखें, हु वर द टू साइंटिस्ट, लो अभी तो बोल दिया यूरे एंड मिलर, ठीक है, दैट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एबायोटिकली, ठीक है। हाउ डिड दे प्रोवाइड द प्रोबेबल कंडीशन ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ इन दिस एक्सपेरिमेंट। बहुत बार यही क्वेश्चन तुम देख सकते हो, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कैसे उन्होंने प्रिमिटिव एनवायरमेंट क्रिएट किया, सबसे पहले ये बताओ प्रिमिटिव कंडीशंस या प्रिमिटिव एनवायरमेंट कैसे था, रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन नहीं था। अच्छा, और कैसा था, हाई टेम्परेचर था, और साथ में वोल्केनिक इरप्शन होता था जिसके कारण एनर्जी लिबरेट होती थी और पूरे टाइम रिएक्टिविटी होती रहती थी। करेक्ट। ये कैसे उन्होंने किया, सबसे पहले क्या किया, बॉइल्ड वाटर को मतलब स्टीम के फॉर्म में पंप किया, और दूसरा इलेक्ट्रोड्स यूज किए जिन्होंने क्या किया, हाई टेम्परेचर क्रिएट किए, और साथ में वही सारी गैसेस ली जो उस टाइम पे थी। कौन कौन सी गैसेस मिलती थी, हाइड्रोजन, उसके बाद अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, बस, और वाटर मॉलिक्यूल। और इनको यूज करके फिर जब उन्होंने देखा, एक वीक तक एक्सपेरिमेंट रन किया, तो उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, जो लिक्विड ऑब्टेन किया, अमीनो एसिड्स थे, उनमें कुछ शुगर थे, कुछ नाइट्रोजनस बेस थे। ठीक, यही सारी चीजें बतानी है। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। यूरे एंड मिलर ट्राई टू क्रिएट इन द लेबोरेटरी द सिमिलर कंडीशन व्हिच माइट हैव एग्जिस्टेड इन अर्ली प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन is exposed to electric discharge in a closed chamber. This fluid thus formed is allowed to stand for several weeks. अब हमको और प्रीसाइजली बोलना है तो 1 week। ठीक, एज अ रिजल्ट अमीनो एसिड, अब अमीनो एसिड कैसे, ग्लिसरीन, एलानीन आर फॉर्म
fluid. They suggested that electric discharge produced during lightning in primitive atmosphere of Earth might have resulted in formation of organic compound. और एक और चीज थी क्या कि उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था. अभी कैसा एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीडाइजिंग. 21% क्या है, ऑक्सीजन. तो हर चीज के साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा. हुआ क्लियर? तो देखो ये तो इजी था. तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11. तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है 11th क्वेश्चन. What is biogenetic law? How does comparative embryology provide evidence for evolution? तो comparative embryology मतलब embryology हमने evidences में पढ़ा था, बहुत सारे evidences पढ़े थे कि paleontological evidence, फिर वहीं पे पढ़ा था anatomical evidence, anatomical मतलब basically homology, analogy, वो सब compare कर रहे थे. वहीं पे एक और evidence पढ़ा था, पढ़े तो बहुत सारे थे, उसमें से एक कौन सा है, एम्ब्रियोलॉजी. तो एम्ब्रियोलॉजी के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है और साथ में उन्होंने क्या पूछा है कि बायोजेनेटिक लॉ क्या है. तो चलो देखते हैं. इट हैज बिकम एविडेंट फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजिकल studies that there was one developmental pattern in all organism. Life begin with a unicellular structure. देखो आज भी किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से ही शुरू होता है. बोलोगे मैम कैसे, क्यों? स्पर्म ओवम फ्यूज हुए, क्या बना, जाइगोट. तो जाइगोट कैसा है, एक सेल स्ट्रक्चर. तो देखो आज भी हम भी मतलब पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से ही बन रही है. फिर वो एक सेल 2 में डिवाइड होता है, 2 का 4 में डिवाइड होता है, 4 का 8 में डिवाइड होता है, 8 का 16, और फिर ऐसे ऐसे अलग स्टेजेस तुम ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ चुके हो. ठीक है, पर सारी चीजें मतलब लाइफ भी सबसे पहले एक सेल से शुरू हुई थी, और आज भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है और उसके बाद वो अपना फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसकी भी लाइफ कहां से शुरू होती है, एक सेल से. ठीक, देखो the embryo of fish, frog, turtle, bird and man resemble one another so closely that it become difficult to distinguish them. मतलब embryo सबके वापस fish, frog, turtle, bird, man के इतने ज्यादा क्लोज है कि उनको डिस्टिंग्विश करना डिफरेंट है. पर अगर याद होगा मैंने वहीं पे बताया था कि एम्ब्रियोलॉजिकल बहुत सारे फीचर्स हमें सेम मिलते हैं, है ना. इसलिए तो जब तुमने 11th में वर्टिब्रेटा पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा कि कुछ कैरेक्टर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेटा. तो उसमें जैसे तुमने पढ़ा होगा कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है या नोटोकॉर्ड करके वहां लिखा होगा वो कैसी होनी चाहिए, फिर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए. तो ये कुछ कुछ जो पॉइंट्स है वहां पे भी हमने एक लाइन पढ़ी होगी, पहले पढ़ी होगी तुमने 11th में, कि ये जितने भी कैरेक्टर है जो जिसको हम बोलते हैं कि अगर इन एनिमल के एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज या लाइफ के किसी भी स्टेज में अगर ये कैरेक्टर दिख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स बोलेंगे. ठीक, तो वही वो बोल रहे हैं कि इन सब के बीच मतलब फिश, फ्रॉग, टर्टल, बर्ड एंड मैन के जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत सेम है, सेम रिसेंबल करते हैं. ठीक है, मेमेलियन एम्ब्रियो पासेस थ्रू फिश लाइक, एम्फीबियन लाइक, रेप्टाइल लाइक, बर्ड लाइक स्टेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑन्टोजेनिक. तो ये हुई थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बुक में नहीं दी हुई है, एंट्रेंस एग्जाम में आ सकती है, तो जरा नोट कर लेना कि जब जब ह्यूमन एम्ब्रियो मतलब सोचो हम सारी वो स्टेजेस एम्ब्रियो के फॉर्म में क्लियर करते हैं. जैसे आप बोलोगे मैम कैसे, तो जैसे टेल के बारे में बात करें, एक सिंपल सा लॉजिक लेती हूँ. तो जब हमारा डेवलपमेंट होता है ना, तो डेवलपमेंट के फॉर्म में तुमको ऐसा लगेगा कि टेल है, होती नहीं है, बस वही एक्सटेंशन होता रहता है, फिर धीरे धीरे वो मतलब गायब हो जाती है, और जब हम पैदा होते हैं तो वो नहीं होती. सिमिलरली जब हम मदर की वूम्ब में रहते हैं तो यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट स्टार्टिंग में होते हैं, फिर वो बाद में क्लोज हो जाते हैं, और फिर जब हम पैदा होते हैं वापस यहाँ कुछ नहीं होता. पर कुछ लोगों के यहाँ पे जब बाय बर्थ यहाँ कुछ होल्स मिलते हैं या गिल स्लिट्स मिलते हैं, तो फिर उनको ऑपरेट करके रिमूव करके या क्लियर करना पड़ता है, मतलब कवर अप करना पड़ता है. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर जैसे जो अपने एंसेस्टर में थे, हम में जब हम पैदा होते हैं तब सारे खत्म हो जाते हैं ना. पर वही वो बोलना चाह रहा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में जब हम एम्ब्रियो के फॉर्म में रहते हैं, हम स्टेज बाय स्टेज फिश की जैसे, उसके बाद एम्फीबियन जैसे, रेप्टाइल जैसे स्टेजेस डेवलप करते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे जब हम एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं. तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑन्टोलॉजी. उसके बाद सम ऑफ द एवोल्यूशनरी स्टेप्स, तो कुछ एवोल्यूशनरी स्टेप्स भी आती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी, are repeated in different group of organism. This lead Ernest Haeckel to formulate famous theory recapitulation theory या biogenetic law. तो ये जरा
स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख भी लेना, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट वाला जो एक सब टॉपिक है इस चैप्टर का, तो वो ये है। कौन सा? कि बायोजेनेटिक लॉ क्या बोलता है यार। बायोजेनेटिक लॉ को किसी नाम से तुम याद कर सकते हो, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। तो देखो क्या बोल रहा है, विच स्टेट्स दैट ऑन्टोजेनी मतलब ये सारे अलग अलग स्टेज से पास होने वाले, मतलब जब हम एम्ब्रियो में थे तो कुछ फिश जैसे, कुछ एम्फीबियन जैसे, कुछ रेप्टाइल जैसे, कुछ बर्ड्स जैसे कुछ कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहे थे, और साथ में कुछ इवोल्यूशनरी स्टेप्स भी आ रहे थे। तो क्या बोला उन्होंने, which states that ontogeny recapitulate phylogeny, मतलब ontogeny में क्या दिखता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑन्टोजेनी एक्चुअली किसका कैप्चर कर रहा है, थोड़ा बहुत फाइलोजेनी। देखो मतलब बोलोगे मैम ये कितना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ चलो ये सब भूल जाओ, क्लासिफिकेशन बताओ जो चैप्टर 4 है 11th का उसमें, तो ये बताओ मुझे सबसे पहले कौन आया, मतलब सेल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं साइक्लोस्टोमेटा की बात सपोज करूँ, मैं फिशेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फिशेस के बाद कौन आया, तो बोलोगे मैम एम्फीबियन आए, ठीक। मतलब ये इवोल्यूशनरी हो रहा है कि पहले फिशेस डेवलप हुई फिर एम्फीबियन आए, ठीक है। एम्फीबियन से कौन डेवलप हुआ, तो बोलोगे मैम रेप्टाइल डेवलप हुए, ठीक है, हम पढ़ चुके, इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके। अच्छा बताओ रेप्टाइल से कौन बना, तो बोलोगे मैम रेप्टाइल से 2 ब्रांचेस निकली, फिश बर्ड्स जैसी जिससे एव्स बने, और बीच में हमें ऑलरेडी कनेक्टिंग लिंक पता ही है आर्कियोप्टेरिस, और इस तरफ मैमल्स बनना शुरू हुए, ठीक। तो जब हमें मतलब इतना समझ में आ गया कि फिशेस मॉडिफाई हुई, अडैप्ट हुई, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, म्यूटेशन हुआ, ठीक है, इवॉल्व हुई किसमें, एम्फीबियन में, एम्फीबियन इवॉल्व हुए किसमें, रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल इवॉल्व हुए बर्ड्स एंड मैमल्स में, ठीक। तो ये क्या है, एवोल्यूशन पैटर्न मतलब फाइलोजेनी, ठीक। अब यही जो फाइलोजेनी है ये कहाँ मिल रहा है, जब हम एम्ब्रियो के फॉर्म में रहते हैं मदर वूम में, तो हमें कुछ कुछ कैरेक्टर किसके जैसे, फिशेस जैसे, उसके बाद एम्फीबियन जैसे, उसके बाद रेप्टाइल्स जैसे, उसके बाद कुछ फिर मैमल्स जैसे, ये सारे डेवलप हो रहे हैं। तो ये वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करोगे स्ट्रक्चर का, और वो कौन सा सीक्वेंस है कि कुछ कैरेक्टर किसके आ रहे, फिश के आ रहे, एम्फीबियन के आ रहे, रेप्टाइल के आ रहे, तो ये जो सीक्वेंस है हमारे डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है, अलग अलग कैरेक्टर ऑब्टेन हो रहे हैं, वो एक्चुअली किसको शो कर रहा है, इवोल्यूशन को शो कर रहा है, सेम जैसे हम एक्चुअली डेवलप हुए थे। मतलब ऑन्टोजेनी मतलब ये अलग अलग कैरेक्टर एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस में आना, तो उसको हमने बोला ऑन्टोजेनी। उसके बाद यही चीज शो कहाँ हो रही है, मतलब एक्चुअल में भी ऐसे इसी सीक्वेंस में इवॉल्व हुए थे सारे, तो इसलिए क्या बोला गया है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, मतलब ऑन्टोजेनी जो एक्चुअली स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उसी फॉर्म में हो रहा है जिस फॉर्म में इवोल्यूशन हुआ था, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। पर तुम स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट फाइलोजेनी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। हुआ क्लियर, तो ये याद रखना है। आगे, the sequence of embryonic development shows striking similarity. Example, अब देखो भाई, appearance of gill cleft या slits and notochord in embryonic development of all vertebrate from fishes to man. हुआ क्लियर, चलो आगे देख लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिली है, याद रखना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो पक्का आएगा तुम्हारे सीयूईटी में या फिर नीट में या कोई भी ग्रेजुएशन अंडरग्रेड वाली, ग्रेजुएशन नहीं अंडरग्रेड वाली एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। केमिकल इंसेक्टिसाइड रिमेन यूजफुल ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ कहाँ पे, वापस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, भले तुम्हारे 12th बोर्ड ने वो चैप्टर रखा हो या ना रखा हो, जो आखिरी वाला ना एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, उसमें भी ये चैप्टर, उसमें भी ये वापस पॉइंट आएगा। उसके बाद जब तुम बायो मैग्निफिकेशन पढ़ोगे तब भी ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट यूज, मतलब एक ही लाइन है, 2-3 कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है या 2-3 कंसेप्ट को इंटरलिंक करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी कि केमिकल इंसेक्टिसाइड रिमेन यूजफुल ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टाइम मतलब कुछ समय के लिए ही केमिकल इंसेक्टिसाइड काम के रहते हैं। क्यों, तो अगर याद करो हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं कि होता क्या है कि टाइम पीरियड के साथ या फिर ओवर यूसेज के साथ जिसको मारने के लिए हम वो केमिकल यूज कर रहे हैं, उस इंसेक्ट में, या अगर हम कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो उस माइक्रोब में उस पर्टिकुलर केमिकल के अगेंस्ट क्या आ जाता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। याद आया, नहीं याद आ रहा होगा, चलो। तो अगर याद होगा तो मैंने तुम्हें डीडीटी का एग्जाम्पल दिया था,
कि स्टार्टिंग में ये पता चल गया था कि डीडीटी के यूज से मच्छर मर जाते हैं, तो लोगों ने इतना ज्यादा ओवर यूज कर लिया, मच्छर और कुछ कीड़े मर जाते हैं ना, तो इतना ज्यादा ओवर यूज कर लिया कि रिजल्ट ये हुआ कि स्टार्टिंग में कुछ समय तक तो दिखा कि हाँ इंसेक्ट्स का ग्रोथ है वो कंट्रोल फॉर्म में है, मॉस्किटो अब इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहे, पर एक टाइम ऐसा आया कि अब जो मच्छर पैदा होने लगे वो कैसे थे, रेजिस्टेंट थे डीडीटी से। ठीक, तो ये क्यों हुआ, सीधा सा लॉजिक, पहले से वापस अब इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझाना है। ठीक है, देखो यही एक लाइन है, जब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब यही लाइन जब बायोमैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहां पे मतलब लाइन यही रहेगी, कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैं इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूं, तो होता क्या है, वापस सुनो जरा ध्यान से, कि जैसे ही पहले से, चलो डीडीटी वाला एग्जांपल लेते कि पहले से मच्छर थे, बहुत सारे मच्छर थे, ठीक है, अब उसमें से एक मच्छर था, वो क्या था, उसके अंदर इनबिल्ट म्यूटेशन था। ठीक है, म्यूटेशन था, इनबिल्ट नहीं, म्यूटेशन के कारण इनबिल्ट रेजिस्टिविटी थी, पहले से थी, मतलब वो जीन पहले से था, पर अभी तक डीडीटी यूज नहीं किया गया था तो पता ही नहीं चला। फिर डीडीटी यूज हुआ, अब हुआ क्या कि सिंस वो रेजिस्टेंट था तो बाकी तो मरने लगे, पर इसका क्या होने लगा, उसका एक ऐसा म्यूटेशन आया, म्यूटेशन के कारण उसमें वेरिएशन आया, वेरिएशन के कारण उसको बेनिफिट होने लगा, उसका सर्वाइवल इजी होने लगा, और वो कंपीट करके, मतलब अपने आसपास और नेचुरल हैबिटेट में और बाकी मच्छरों से कंपीट करके वो क्या करने लगा, फिट प्रूव होने लगा, सरवाइव करने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि बाकी मच्छर तो मर गए क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टिविटी थी नहीं, पर इसके अंदर रेजिस्टिविटी थी, तो इसने अपनी प्रोजेनी बढ़ाना शुरू कर दी, और इसी ने आज इतनी ज्यादा प्रोजेनी बढ़ा ली, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इतना ज्यादा हो गया कि बाकी मच्छर तो मर गए, ये रह गए, इसी की पॉपुलेशन बल्क में दिखने लगी, और हमने ओवर यूसेज भी कर दिया, या एक लिमिटेड टाइम के लिए ओवर यूसेज करो तो स्पीड, जो ये प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगी, और लिमिटेड टाइम के लिए तो वो उतने लिमिट के लिए, क्योंकि बाकी तो जो नॉन रेजिस्टेंट है वो मर जाएंगे, ये बच जाएगा। याद करो सेम क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले माइक्रोब्स में, ठीक है, तो सेम लॉजिक वहां है, सेम लॉजिक यहाँ है। ठीक है, चलो अब पूरा क्वेश्चन समझ लिया, अब आगे भी पढ़ लेते क्या लिखा है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन विद अ सूटेबल एग्जांपल, तो तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलो इन्होंने डीडीटी लिया है, बढ़िया। Chemical insecticide remain useful for a limited time because of the phenomena of natural selection with the course of time। देखो natural selection क्यों, क्योंकि म्यूटेशन हुआ, पहले से था वेरिएशन, बट जब कंडीशन बनी, जब सर्कमस्टांसेस बनी, वो वेरिएशन एक्सप्रेस हुआ, अब वो बेनिफिट में था ऑर्गेनिज्म के, तो वो सर्वाइव कर गया, बाकी लोग मर गए, इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। फिर उसने क्या किया, अपनी प्रोजेनी बढ़ाने लगा, तो एक टाइम ऐसा आया कि जितने मच्छर रह रहे वो सारे के सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंट रह रहे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, सो लिखा है नेचुरल सिलेक्शन विद द कोर्स ऑफ टाइम व्हेन केमिकल इंसेक्टिसाइड आर एक्सेसिवली यूज्ड टू किल इंसेक्ट, सम ऑफ द रेजिस्टेंट वेराइटी of the organism would have been created which are not killed by the insecticide. Such resistant variety of the insect are selected by nature and they multiply, मतलब जो मैंने बोला कि अपनी प्रोजेनी बढ़े, तो प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब अपनी अगली जनरेशन, multiply after some time, population of this resistant variety increase and the chemical insecticide would be ineffective to control these insects. For example, DDT is a common insecticide for mosquito, but it is now inefficient because DDT resistant mosquito have appeared and selected in nature. हुआ क्लियर? तो सेम ऐसा बहुत सारे केमिकल्स को लेके हुआ क्या था, अभी भी होता है। हमेशा जब बोलते हैं कि इतने ही क्वांटिटी में यूज करो, तो हमेशा उतनी ही क्वांटिटी में यूज करना है, लिमिटेड अमाउंट में यूज करना है, पर कोई सुनता नहीं है, एक्सेसिव यूज कर लेता है। अब इसी का उल्टा भी होता है, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि 5 दिन का कोर्स करना है, पर हम वो भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, 2 दिन का कोर्स, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, हो गया, पर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब है उसका क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन, और वो अभी तक मर भी नहीं पाया, उसके अंदर धीरे धीरे उस केमिकल के कारण म्यूटेशन हुआ। अब बोलोगे मैम केमिकल के कारण कैसे म्यूटेशन हुआ, तो याद रखो कोई भी चीज का बेसिक रीजन, अगर मैं बोल रही हूँ ये मच्छर जो है वो डीडीटी से रेजिस्टेंट है, सब सपोज करो, तो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर मतलब मच्छर के डीएनए के अंदर क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस जीन है उसके अंदर। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस वाला जीन आया कहाँ से,
म्यूटेशन हुआ होगा। अब म्यूटेशन किसके कारण होता है, तो ये याद रखना है कि जो म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट्स रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेंस। भले ये तुम ये वाला कंसेप्ट चैप्टर 8 में पढ़ोगे, पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि क्योंकि सिंस मैंने बोल दिया कि हो सकता है केमिकल के कारण, जो हम दवाई खा रहे हैं उससे हमने इनकम्प्लीट खाया, उस केमिकल के कारण बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर चेंज आ गया, तो वो कहाँ से आ रहा है यही बता रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल में भी अगर किसी भी इंसान के अंदर कोई चीज चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, इसका भी एग्जाम्पल दूंगी, तो हो सकता है कि उस इंसान के अंदर क्या आया हो, म्यूटेशन हुआ हो। म्यूटेशन कौन करवाता है, जो एजेंट्स करवाते हैं उनको म्यूटाजेंस बोलते हैं, ठीक। अब म्यूटाजेंस कैसे हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक। चलो, फिजिकल मतलब एक्सरे, गामा रे, ठीक है। ये केमिकल मतलब ये डीडीटी या अलग अलग हार्मफुल केमिकल जिसके ऊपर ऐसे लिखा रहता है ना कि हार्मफुल टू इनहेल, या फिर खाने के लिए हार्मफुल है, तो वो सारे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल कुछ वायरसेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो देखो, तो क्या बोला गया है कि यही अब वापस वही है कि पहले से इनफेक्टिव क्यों हुए, क्योंकि पहले से क्या हुआ था, वो पहले से वो वेरिएशन आया, वो म्यूटेशन हुआ था, वो इंसेक्ट्स था पहले से, मतलब वो पहले से मच्छर पॉपुलेशन में प्रेजेंट था, जो कैसा था, रेजिस्टेंट वेरिएंट था, ठीक है। उसके बाद पर हुआ क्या, वही नेचुरल सिलेक्शन हो गया, माहौल क्रिएट हो गया। याद करो, इसका सेम एग्जांपल मैं बार बार देती हूँ कि सपोज करो कोरोना बहुत ही वर्स होता है, आप बोलोगे मैम इतना वर्स्ट है और वर्स्ट होता है, सपोज करो, सपोज करने में क्या जा रहा है कि इतना खराब होता कि सपोज मैं कोरोना पॉजिटिव इंसान हूँ और सामने कोई और आता, तो विद इन हाफ एन आवर सामने वाले की इन्फेक्शन होके मौत हो जाती। तो उस केस में कौन जिंदा रहता, वही जो WHO ने पब्लिश किया था डेटा कि इंडिया में ऑलरेडी 1.8 मिलियन लोगों को रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंट है वो कोरोना के अगेंस्ट। तो पूरी दुनिया खत्म, मतलब दुनिया में अगर इंडिया की बात करूं तो वो सारे लोग खत्म हो जाते, सिर्फ वो 1.8 लोग जिंदा रह जाते हैं, ठीक। अगर इतना ज्यादा डेडली होता, मतलब डेडली तो था पर और मैं और बड़े लेवल पे बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब इनको देखा जाए तो इनके साथ तो ऐसे ही हो रहा है ना कि मच्छर थे बहुत सारे, एक मच्छर रेजिस्टेंट है, अब तुमने इतना सारा डीडीटी डाल दिया, बस वो बेचारा बच गया, बाकी सब खत्म होते जा रहे, खत्म होते जा रहे। तो जब ये मच्छर खत्म हो रहे या बढ़ नहीं पा रहे, तो तुमको लग रहा है हाँ डीडीटी ने काम कर गया। अब तुमको क्या लगा, और मरना चाहिए, तुमने और एक्सेस में डाल दिया। अब हुआ क्या, वो जो एक बचा था उसने क्या करना शुरू किया, अपनी प्रोजेनी बढ़ानी शुरू की, प्रोजेनी बोलो या मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। अब जो पूरे मच्छर बन गए वो सब कैसे हैं, डीडीटी रेजिस्टेंट। अब कितना भी डीडीटी डाल दो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो, तो ये था तुम्हारा ऑल अबाउट कि एक स्टेटमेंट को तुमको बताना था, प्रूव करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वापस और में मिलेंगे तुमको बोर्ड के पेपर में, सेक्शन बी में मिलेंगे कि कोई स्टेटमेंट लिखा रहेगा, या सेक्शन ए में भी मिल सकते हैं। अगेन अब पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसका सबसे ज्यादा चांसेस है 2 मार्कर और 3 मार्कर में मिलने का, और वापस और में रहेगा कोई दूसरा स्टेटमेंट रहेगा जिसको तुम्हें प्रूव करना होगा या समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, What are the facts that support Darwin theory of natural selection? वो पूछ रहे हैं कौन से फैक्ट है जो डार्विन की जो थ्योरी है जो उन्होंने दी है नेचुरल सिलेक्शन वाली, उसको सपोर्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एज इट इज ही आ सकता है कोई चेंज होगा नहीं, तो पढ़ना है, स्टार मार्क कर लो। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, द फॉलोइंग फैक्ट दैट सपोर्ट डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब कौन कौन से फैक्ट है? सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन। देखो, all organism tend to multiply at high rate, but it is not possible for all organism to survive. अब देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ी रेट पे मल्टीप्लाई करने का ट्राई करता है, बट ऑब्वियस नेचर में सब लोग जिंदा नहीं रहते। तो अगर मैं बोलूँ कि टेक्निकली हम ये वाला पॉइंट थोड़ा बहुत हम अब चेंज कर पा रहे हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन के थ्रू। तो कैसे? तो देखो, वाइल्ड में या नेचर में एक तुम डॉग को ही ले लो, उसके 6 या 7 पप्स पैदा होते हैं, उसमें से जिंदा कितने रहते हैं? 1 रहते हैं। कहने को तो वो भी मैमल है, ठीक है। या वाइल्ड में अब एलिफेंट को ही ले लो, बहुत चांसेस रहते हैं कि वो एक एलिफेंट को ही पैदा कर, बेबी एलिफेंट को कर रही है, पर कभी कभी नेचर में बीमार पड़ गया, मर गया, ठीक है। अब बताओ, इंसान में ऐसा होता है क्या? होता है, पर चांसेस हमने रिड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि जिसका मतलब नॉर्मली जो पहले लोग मर जाते थे, मतलब जो मोर्टालिटी रेट थी, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, ठीक है,
तो जो बच्चों का डेथ रेट था या जो ऑफस्प्रिंग का डेथ रेट था वो पहले बहुत था, ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा मेडिकल आगे बढ़ा नहीं था। पर आज हमने समवॉट ये जो ओवर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, पर रिजल्ट क्या, हम सबको बचा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब बोलो कि मैम ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था तुम्हारे CUET में पिछले साल, कि उन्होंने बोला था कि 4 स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है, यही चारों को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दे दिया, और क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो डार्विन की थ्योरी है, जो नेचुरल सिलेक्शन को डिस्क्राइब करती है, इसके जो 4 फैक्ट्स है, उसमें से कौन से फैक्ट को ह्यूमन ने मेडिकली अचीव करके चेंज कर दिया है। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन था और 4 ऑप्शंस थे और यही चारों को उन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया। अब तुमको खुद सोचना पड़ेगा कि अब हो क्या रहा है। जितने भी ऑर्गेनिज्म नेचर में, जितने ऑर्गेनिज्म, जैसे वापस अगर एक शेरनी वापस छोटे छोटे कब्स को पैदा कर रही है तो 6 में से चांसेस है कि 2 ही सरवाइव करें एंड ऑफ द डे नहीं, मतलब बड़े होते होते 2 ही सरवाइव करें, मेजॉरिटी मर जाते हैं। पर ह्यूमन में ऐसा नहीं हो रहा है कि हम सबको सेव कर ले रहे हैं, ठीक। आगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हाँ ये तो अभी भी हो रहा है स्ट्रगल, तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो, कर ही रहे हो ना, तुमको भी चाहिए नहीं फुल मार्क्स लेके आएंगे, तो स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, ठीक। तो ये तो आज भी हो रहा है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने मेडिकली इसको ओवरकम कर दिया है कुछ हद तक, वापस कुछ हद तक, ठीक है। तो देखो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्पेस एंड फूड, all the offspring of the result of overproduction will not survive। अब देखो, वैसे तो सरवाइव करना नहीं चाहिए, ठीक है, पर फिर भी हम ह्यूमन को सरवाइव करवा रहे हैं, ठीक है। चलो, पर ये प्रॉब्लम जो है, जो फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है, आने वाले कुछ सालों में, मतलब 20-30 सालों के बाद बहुत मेजर प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन है ज्यादा और जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसके कंपेयर में वो हो रहा है कम। तो बट ऑब्वियस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अभी तुम अपने कैरियर बनाने के लिए कर रहे हो, नीट निकालने के लिए कर रहे हो, ग्रेजुएशन CUET के लिए कर रहे हो, पर धीरे धीरे ये चीज कन्वर्ट हो के कहाँ पे वापस बेसिक पे चली जाएगी, ठीक है। और ये भी बहुत एक अलार्मिंग टॉपिक है जो डिस्कस किया जाता है। चलो वापस आ जाओ यहाँ पे, तो देखो जरा, तो बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्पेस एंड फूड, ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन विल नॉट सर्वाइव एंड दे विल कंपीट विद वन अनदर टू ग्रो। तो ये तो आज भी हो रहा है, तुम भी कंपीट कर रहे हो, वही उतनी सी सीटों के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है। बड़े बच्चे इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन में, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, पर कॉम्पिटिशन तो आज भी है। देखो, this develop struggle for existence not only among individual of different species but also among same species। तो हम में तो ये हमारा सेम स्पीशीज में ही हो रहा है ना, तुम लोग में तो सारे 12th वाले आपस में, या फिर कोई ड्रॉप लेके बैठा है तो वो सारे स्टूडेंट ही आपस में लड़ रहे, वो एक सीट के लिए, ठीक है। तो देखो, तो स्ट्रगल फॉर, सबसे पहले क्या बोला, जो डार्विन की थ्योरी है ओवर प्रोडक्शन, की कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक, ऐसे भी बोल सकते हो कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक मल्टीप्लाई करता है, पर हमको पता है कि नेचर में सारे सरवाइव नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं सरवाइव करते, उसका लॉजिक दिया उन्होंने, क्योंकि सिंस मैक्सिमम पोटेंशियल तक प्रोड्यूस हो गए पर रिसोर्सेस तो उतने ही है, इसलिए उनको कंपीट करना पड़ता है आपस में और साथ में दूसरी स्पीशीज के साथ, फूड के लिए, स्पेस के लिए, हैबिटेट के लिए। रिजल्ट ये होता है कि उसमें से जो अनफिट रहेंगे वो मर जाएंगे, जो फिट रहेंगे वो आगे सरवाइव करेंगे, ठीक। आगे देखो, वेरिएशन, no two individual of same species are exactly alike even coming out from same parental stock। वो तो हमको भी पता है, हर इंसान यूनिक है, ठीक है, हर इंसान यूनिक है और हर इंसान विनर है। कैसे? क्योंकि जब इतना ज्यादा, याद होगा अगर तुमको, कि 2 करोड़ स्पर्म्स होते हैं, उसमें से जो सबसे आगे रहता है, जब फिर ओवम फर्टिलाइज हुआ, तब जाके जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, तब जाके हम पैदा हुए, तो हम बेसिकली विनर्स हैं, ठीक है। टेक्निकली ऐसा देखा जाए तो बोलो कि हम तो विनर्स हैं। उसके बाद दूसरी चीज, कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं है, क्योंकि वापस क्या आ रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो रिजल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। अब भले सारे ह्यूमन 99.9% सेम है, पर 0.1 सब में कुछ ना कुछ अलग है, जिस वजह से हर इंसान अलग अलग है। एक्सेप्ट, अब यहाँ याद रखना, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल एक्सेप्शन आएगा, बताओ कौन सा, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब ऐसे ट्विंस जो एक ही जाइगोट से फॉर्म हुए और 2 में फॉर्म हुए, तो उनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये लाइन एकदम सही है कि कोई भी 2 इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के
एग्जैक्ट नहीं होंगे, भले सेम पेरेंट से निकले, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब वापस ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वापस इस यही क्वेश्चंस दे दिए गए थे और ऊपर पूछ लिया था कि ये सारा स्टेटमेंट सही है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली पूरा 100% एक्यूरेट नहीं है, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सोल्यूट एक्यूरेट या इज नॉट एक्यूरेट। तो उस केस में तुम्हारा ये आता, क्योंकि हाँ सही है कि कोई भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्ट कॉपी नहीं, एक दूसरे के सब में चेंजेस है, सब में वेरिएशन है, बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक, क्योंकि वो पूरा सेम रहता है, एग्जैक्ट कॉपी रहते हैं एक दूसरे के, है ना, जेनेटिकली सेम। उसके बाद हाँ वापस बिहेवियर चेंज हो सकता है, क्योंकि बिहेवियर जो चीज है वो हमारे एनवायरमेंट से ग्रूम होता है, मतलब एनवायरमेंट से हम अपना बिहेवियर पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, पर मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली जेनेटिकली दोनों सेम रहता है। देखो जरा पॉइंट नंबर 4, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, द इंडिविजुअल विथ useful variation will survive during struggle of existence while those with less fortunate variation would perish। मतलब बट ऑब्वियस जो वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करवाएगा तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा और होगा क्या, अपना फिट चीज शो करेगा, तो और फिर उसी की प्रोजेनी आगे बढ़ेगी। इसका पहला वाला क्वेश्चन बेसिकली यही तो दिखा रहा था। ठीक, चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ट्रेस द इंपॉर्टेंट इवेंट्स और स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है। द कॉमन एंसेस्टर, तुमने देखा होगा बार बार 1 मार्कर में, 2 मार्कर में, 3 मार्कर में किसी ना किसी तरीके से, और यकीन मान लो फिर से 5 मार्कर में भी आ जाएगा, किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। वापस ऑब्जेक्टिव में तो आना फिक्स है, मान के चलो, लिख लो कहीं चाहो तो। 2 क्वेश्चन तो मैं पहले से तुमको लीक कर रही हूँ कि जो तुम्हारे नीट में भी आएंगे, उसके बाद तुम्हारे CUET में भी आएंगे, कोई दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम होगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, उसमें भी आएंगे, और तुम्हारे 12th बोर्ड में आएंगे। कौन से, तुम्हारे एवोल्यूशन ऑफ मैन के ऊपर। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन इज अ प्राइमेट ड्रायोपिथेकस, ठीक है, दैट लिव्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो। द ह्यूमन एवोल्यूशन इज एज फॉलोस। अब तुमको पता है कि भले रामापिथिकस भी था और डायनोपिथिकस भी था, पर वापस इसमें से एक था कौन सा, एप जैसा, और एक था मोर ह्यूमन लाइक। ठीक है, याद रखने हैं अपन को। पर हम अब वापस कॉमन बोला है। अब बोलोगे मैम अभी तो कुछ टाइम पहले हमने एक क्वेश्चन का सेट किया था, उसमें तो रामापिथिकस बोला था। देखो जरा लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। सिर्फ मैन बोलते तो हम रामापिथिकस पे शिफ्ट हो जाते। इन्होंने लिखा है कि दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन था, तो तुम्हारा आंसर आएगा डायनोपिथिकस। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से। दे वर 4 feet tall with brain capacity 500 to 650 cc. They had bipedal locomotion. Bipedal मतलब 2 पैर पे चल रहे थे। ठीक है, omnivorous and had erect posture. They hunted with stone weapon and live in cage. भले यहाँ स्टोन एज आ गई थी, पर अभी भी वो कैसे थे, ओमनिवोरस थे। अभी और जाके वो चीज डेवलप होगी। ठीक है, सेकेंड होमो इरेक्टस, दे शो इंक्रीज इन ब्रेन साइज, दे वर गुड हंटर्स। अब देखो स्टोन वेपन्स का यहाँ यूज कर रहे हैं, पर ज्यादा बेटर हंटर कौन बन गए, होमो इरेक्टस, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर का यूज करते थे। अब पत्थर को कैसे शेप का या किस टाइप का पत्थर को कैसे यूज कर सकते हैं किसी को मारने के लिए, काटने के लिए, ये सब के लिए क्या चाहिए था, थोड़ा दिमाग भी चाहिए था। तो देखो ऐसे ही याद करना है, तो दिमाग भी चाहिए था, मतलब बट ऑब्वियस जो हंटिंग करेगा उसको और थोड़ा ब्रेन लॉजिक लगेगा, तो उस केस में क्या होगा, क्रेनियल कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसी क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज होगी, ये रहा तुम्हारा लाइन, और गुड हंटर्स भी थे, तो बट ऑब्वियस वो फूड क्या खाएंगे, मीट एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड डिस्कवर्ड फायर। मतलब ये सिर्फ स्टोन्स का यूज करता था, यहाँ फेंका वहां फेंका, मैक्सिमम मार दिया, पर इसने प्रॉपर टूल्स बनाए। टूल्स बना के, अब देखो वेपन जरूर यहाँ लिखा हुआ है, वेपन एज मतलब स्टोन को वेपन जैसे यूज किया। कोई आ रहा है पत्थर उठाया फेंक दिया, इसको बोलते हैं हम क्या, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ठीक है, मतलब कोई दूसरा एनिमल, वाइल्ड एनिमल हमला करने के लिए आ रहा है, या कोई भी एनिमल हमला करने के लिए आ रहा है, या इसको किसी को मारने जाना है, तो उसने क्या किया, पत्थर उठाया फेंक दिया, तो वो कौन सी कैटेगरी है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। पर वही जैसे पत्थर को मॉडिफाई किया, शार्प टूल्स बनाए, उसके बाद प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगाई, और फिर उसके बाद सिर्फ पत्थर को ऐसे फेंकने के लिए नहीं यूज किया, घिसा भी, तो जब 2 पत्थर को रगड़ा गया तो क्या निकला, फायर निकली। पर इन सब के लिए क्या चाहिए था, थोड़ा दिमाग भी डेवलप होना इंपॉर्टेंट था। इसीलिए होमो इरेक्टस का
क्या हुआ, ब्रेन साइज इंक्रीज हो गया। इस तरीके से कनेक्ट करके याद रखो, ठीक है, स्टोरी बनाओ, फटाफट याद हो जाएगा। आगे, होमो निएंडरथैलिस, इसी को हम निएंडरथल मैन भी बोलते हैं। दे वर शॉर्ट विथ हैवी ब्रोस, retending forehead, large jaws and stoop posture. They wore clothes, good hunters and tool maker. अब clothes मतलब indirect not clothes, पर हाँ कुछ कवर करने के लिए, अपनी बॉडी को कवर करते थे, ठीक है, तो इसलिए वो वर्ड लिखा है clothes ने। तो बोलोगे मैम कपड़े भी बन गए क्या वहां, कपड़े इन द सेंस कि एनिमल की जो खाल है उसी को पहन लिया, ठीक है, तो इसलिए उस चीज को रेफर किया गया है। चलो आगे, क्रो-मैग्नॉन मैन। क्रो-मैग्नॉन मैन के बारे में तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पर जरूर नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है क्रो-मैग्नॉन मैन पे, ठीक है। दे वर कंप्लीटली इरेक्ट एंड 6 feet टॉल, दे यूज बोन्स एज टूल। अब देखो स्टोन से कहानी चेंज हो गई बोन्स में, ठीक है, एंड वाज अ केव ड्वेलर। दे वर एक्सीलेंट टूल मेकर एंड फाइन आर्टिस्ट, मतलब समझ सकते हो, फाइन आर्टिस्ट बोला मतलब पक्का ये क्रो-मैग्नॉन मैन क्या करता होगा, पेंटिंग, है ना, तभी फाइन आर्टिस्ट लिखा हुआ है। चलो अच्छा, याद ही आया पेंटिंग से, 2 मिनट रुक जाओ और मुझे बताओ, तुम्हारी बुक में मेंशन है कि सबसे पुरानी प्रिमिटिव मैन की पेंटिंग कहाँ मिलती है, एमपी में एक जगह है, कहाँ पे, भीमबेटका में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के पास। अगर कोई एनसीईआरटी में लाइन एज इट इज लिखी हुई है, यूनेस्को साइट है, तो अपन को याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है। चलो, और आखिरी वाले जो है होमो सेपियंस सेपियंस, जो हम हैं, अब हम तो डेवलप ही हो गए। दे हैड ब्रेन कैपेसिटी 1450 cc एंड स्कल मच थिकर, इंटेलिजेंस हैज enabled them to adapt and control environment. They started agriculture. मतलब देखो अभी तक क्या करते थे, सिर्फ हंटिंग, फूड गैदरिंग, कलेक्टिंग, पर अभी इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। हुआ क्लियर? चलो अच्छा, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुआ, साथ में डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हुआ डॉग का। तो बोलोगे मैम पहले पहले मतलब रहते थे, पर इतना स्ट्रॉन्ग वापस ऑप्शन आएंगे, तो अगर ऑप्शन में मिला तो तुम होमो सेपियंस को सिलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन साथ साथ में हुआ, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हाट आर द 3 डिफरेंट वे इन विच सिलेक्शन में ऑकर, पूछ रहे बताओ 3 तरीके जिसमें क्या हो सकता है, सिलेक्शन किया जा सकता है। तो देखो जरा आंसर, The 3 different way in which selection may occur are as below. Stabilizing selection. अभी इस टाइप के वर्ड तुमने पढ़े नहीं है, पर इनडायरेक्टली पढ़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किए। Individual with intermediate value of heritable phenotype character are favored over other individual. अब देखो ये तुम पढ़ोगे, अब जैसे ये वाला तुमने ग्राफ देखा है, याद है तुम्हारी बुक में ही मेंशन्ड है। अब वहां पे मैंने क्या बोला था, वहां पे तुम्हारी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जो एक ऐसा कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में मिल रहा है, तो उसको हम मीन कैरेक्टर बोलेंगे, जो एवरेज कैरेक्टर जो सब में मिलता है, मैक्सिमम मिलता है, तो उसकी पीक सबसे ज्यादा होती। तो वही चीज वो बोल रहा है कि इंडिविजुअल विद इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब अब इंटरमीडिएट कहां से आया, तो देखो मैंने उस टाइम भी समझाया था, फिर से समझा रही हूं कि इस ग्राफ के जो 2 एंड्स है वो क्या है, एक्सट्रीम्स है, वो हमेशा कम में मिलेंगे, पर दोनों का बीच का मतलब जिसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलो या इंटरमीडिएट बोलो, वो सबसे ज्यादा मिलेगा, तभी पीक सबसे ज्यादा रहती है। तो 3 तरीके जिसमें सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या है, जहां पे ग्राफ क्या है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रीम्स है उसकी पॉपुलेशन कम है साइज में, बीच वाले का पॉपुलेशन नहीं कैरेक्टर वापस है ना, कैरेक्टर उस मतलब ये वाला कैरेक्टर एक्सट्रीम कैरेक्टर कम है नंबर में, पॉपुलेशन वाइज कम है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, और वो जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा होता है। अगर इंटरमीडिएट कैरेक्टर का सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा पीक मिल रही है, इसका मतलब वो पॉपुलेशन कैसी है, स्टेबल। अब जल्दी बताओ, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा होगा कि इसके बाद क्या होगा कि एक तरफ क्या होने लगेगा, ग्राफ शिफ्ट होने लगेगा, और थर्ड स्टेप में 2 अलग अलग पीक फॉर्म हो जाएंगी। 2 अलग अलग पीक मतलब 2 अलग कैरेक्टर का ही डेवलपमेंट हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि वो अलग सेपरेट स्पीशीज में ही कन्वर्ट हो जाएगी। याद आया? तो सोचो क्वेश्चन वही है, मतलब आंसर वही है, पूछा किस तरीके से, वो पूछ रहे इसी क्वेश्चन को, व्हाट आर द 3 डिफरेंट वे इन विच सिलेक्शन में ऑकर। तो बेसिकली अपन को पूरा ग्राफ ही बताना है। तो देखो सबसे पहले तुमने क्या बोला, जहां स्टेबल है, जहां मैं बोल रही हूँ कि एक ही अभी स्पीशीज है, एक स्पीशीज है, कैसे पता चली, मैंने कैरेक्टर को स्टडी किया। तो जो 2 एक्सट्रीम कैरेक्टर थे, उन दोनों का जो बीच का कैरेक्टर, उसको इंटरमीडिएट कैरेक्टर बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा मिला मेरे को। देखो द इंडिविजुअल विद इंटरमीडिएट कैरेक्टर या वैल्यू ऑफ हेरिटेबल फिनोटाइपिक कैरेक्टर आर फेवर्ड ओवर अदर इंडिविजुअल। अब क्या होगा, जैसे सेकेंड स्टेप शिफ्ट होने लगेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होने लगेगा, एक डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। तो ये देखो ये पीक क्या हुई, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हुई। बोलोगे मैम एक डायरेक्शन में क्यों, पहले ऐसी पीक नहीं थी,
कुछ इस तरीके से थी, याद आया इसकी जस्ट पहले वाले ग्राफ में, मतलब एक्सट्रीम्स क्या थे, कम थे, पर अब तुम सिंस पीक एक तरफ शिफ्ट हो रही है तो जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा, जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर मैक्सिमम में मिल रहा था, अब जो पॉपुलेशन आ रही है उसमें कैसा कैरेक्टर मिल रहा है, इस तरफ के एक्सट्रीम का कैरेक्टर मिल रहा है। रिजल्ट ये होगा एक टाइम के बाद दो पीक बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं, इंडिविजुअल विद वन एक्सट्रीम ऑफ द हेरिटेबल फिनोटाइपिक कैरेक्टर हैव एन एडवांटेज ओवर इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। रिजल्ट क्या होगा, दो अलग अलग कैरेक्टर का ही पूरा डिस्टिंग्विश हो जाएगा और दो पीक दिखेंगी, दो पीक दिख रही है मतलब दो स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया है। देखो, इंडिविजुअल विद ईदर बोथ एक्सट्रीम ऑफ हेरिटेबल फिनोटाइप कैरेक्टर हैव एडवांटेज ओवर इंडिविजुअल विद इंटरमीडिएट फिनोटाइप, मतलब जस्ट पहले वाले का उल्टा। तो ये ग्राफ याद रखने हैं, क्योंकि अगर एंट्रेंस एग्जाम में, सीयूईटी में या नीट में अगर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो वापस अब यहां भी आ सकते हैं, वो क्या बोलेंगे, ये ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे इसी का जस्ट रिवर्स ग्राफ, कौन सा, चार ग्राफ बना देंगे नीचे, कौन सा ग्राफ प्रिडिक्ट करता है। तो वहां क्या था, इंटरमीडिएट कैरेक्टर सबसे ज्यादा था, एक्सट्रीम सबसे कम था, यहाँ पे एक्सट्रीम सबसे ज्यादा है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर सबसे कम है। इसको ना उल्टा करके देखो तो वही वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप बोलोगे इसका तो उल्टा हमने पढ़ा ही नहीं है, अरे पढ़ा है, लॉजिक से लगाओ। ऐसा ग्राफ जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और एक्सट्रीम सबसे कम है। देखो इसको मैंने लॉजिक तुम्हें बताया था, कैसे याद करो, मैंने बोला था ह्यूमन आईक्यू ले लो, सिंपल सा लॉजिक। एक्सट्रीम, अब एक एक्सट्रीम क्या है कि एकदम सुपर डुपर इंटेलिजेंट लोग बहुत कम हैं, जिनको हम साइंटिस्ट बोलते हैं ना, जैसे एलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंग्स, आइंस्टीन, ये सारे, रामानुजन, ये सारे बहुत कम है लोग, एकदम गिन के अपन काउंट कर सकते हैं, इतने ही हैं। तो ये पूरी पॉपुलेशन में सबसे क्या है, कम मिल रहे, तो ये एक एक्सट्रीम हुआ। इसी का दूसरा एक्सट्रीम क्या होगा, इससे अब इतना सुपर इंटेलिजेंट, तो ऐसे लोग जिनका आईक्यू कम है, कम मतलब बहुत कम है, ठीक है, तो ये भी वापस काउंटेबल है, कम है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन कैसी रहती है, इन बिटवीन, इंटरमीडिएट, मतलब ना ज्यादा एकदम इस तरफ, ना ज्यादा एकदम उस तरफ, इंटरमीडिएट, ना ज्यादा हाई आईक्यू वाला ना कम आईक्यू वाला, जिनको हम बोलते हैं अबव एवरेज है या एवरेज है, तो वो सबसे ज्यादा मिलती है। तो अभी ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर मैं आईक्यू से रिलेटेड बात करूं तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। पर सपोज करो ऐसा वेरिएशन आने लगे कि धीरे धीरे सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही मिल रहे हैं, मतलब पीक एक तरफ क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ दो ही कैटेगरी आ रही है, या तो एक्सट्रीम इंटेलिजेंट, जो हमको पता है जो फ्यूचर में ना ऐसे ही कुछ होने वाला है, क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज्यादा, टेलीपैथी तक कर पाएगा, है ना, और हाइट कम रहेगी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब मैंने एवोल्यूशन वाले इसमें थोड़ा थोड़ा हिंट बताई थी, जो हम ऑलरेडी उसका नाम भी दे चुके हैं कि हाँ अब ये होमो सेपियंस, सेपियंस नहीं रहेगा, होमो सेपियन फ्यूचरलेस, फ्यूचर में आने वाला फ्यूचर मैन, ठीक है। चलो, तो अब सपोज करो धीरे धीरे अब ऐसे प्रोजेनी आ रहे कि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो पीक क्या होने लगेगा, एक तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ठीक। रिजल्ट ये होगा कि दो पॉपुलेशन बन जाएंगी, या तो एक्सट्रीम इंटेलिजेंट या तो फिर जिनका आईक्यू एकदम कम है, मतलब इन्हीं दोनों का सबसे ज्यादा पीक मिल रहा है। इंटरमीडिएट वाली पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी होती है वो गायब हो गई। तो अब एक टाइम बाद जब तुम देखोगे तुम क्या बोलोगे, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, हुआ क्लियर। तो ये वही बोल रहा है, तो इसीलिए ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इसका रिवर्स वाला कौन सा ग्राफ है, या उसका जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसका कौन सा रिवर्स वाला ग्राफ है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, जिसमें इंडिविजुअल विद ईदर बोथ एक्सट्रीम आर हेड ऑफ हेरिटेबल फिनोटाइपिक कैरेक्टर हैव एडवांटेज ओवर इंडिविजुअल विद इंटरमीडिएट फिनोटाइप। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ग्राफ शिफ्ट होने लगा था। शिफ्ट क्यों होने लगा, हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा हो, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सोचो, ये मैंने सब जो बोला इसी को असर्शन रीजन के फॉर्म में एज्यूम कर लो, ये एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलो, तो जब भी पढ़ो ट्राई करो, जब कोई चीज पढ़ रहे ना तो उसका क्यों ट्राई करो पूछने के लिए, और अगर क्यों तुमसे बन रहा है तो वो क्वेश्चन हो गए तुम्हारे असर्शन रीजन वाले, रीजनिंग वाले। अगर रीजनिंग लिखना है तो ये हुआ तुम्हारे 12th बोर्ड के क्वेश्चन, मतलब सेक्शन बी और सी, अगर मतलब 2 मार्कर और 3 मार्कर वाले क्वेश्चन हो गए। और अगर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है तो ये सारे हो गए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 और 2 चूज करना है कॉम्बिनेशन लगा के, और असर्शन रीजन। जहां भी क्यों आ रहा है या बिकॉज आ रहा है तो ये सारा जितना भी तुम पढ़ रहे हो वो सारा का सारा क्वेश्चन फॉर्म में किस जगह मिलेगा, असर्शन रीजन के फॉर्म में, या फिर स्टेटमेंट 1 और 2 इनकरेक्ट वाले में, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिक, इस टाइप वाले में, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, state in what way
स्टेनली मिलर स्टिमुलेटेड द कंडीशन ऑफ, चलो अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि वो पूछ रहे कि बताओ जो यूरेन मिलर वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने ये सारी कंडीशन कैसे कैसे प्रोड्यूस की, मतलब कैसे कैसे वापस बनाई अपनी लैब में। तो वो पूछ रहे बताओ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कैसे बनाया। तो उन्होंने क्या किया, वही पहले गैसेस ली, कौन सी गैसेस ली, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और गर्म किया हुआ पानी को डाला, क्योंकि उस टाइम क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, है ना। तो गर्म पानी डाला तो गर्म हो गई। फिर साथ में वोल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे थे और उसके बाद रिएक्शंस भी हो रहे थे। तो उसको कैसे क्रिएट किया, स्पार्क प्लग लगा के, है ना, इलेक्ट्रोड्स लगा के। तो वही सब लिखना है। वो पूछा है फर्स्ट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ द फ्लूइड कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर इन अ क्लोज फ्लास्क। उसके बाद उन्होंने पूछा कि बताओ एनर्जी सोर्स एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, द एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग द लाइफ वाज सन, दिस एनर्जी इस एक्सपेरिमेंट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रोड। और आखिरी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, तो कैसे पता चला कि जब आखिरी में कलेक्ट हुआ था तो क्या क्या निकला था उसमें से, अमीनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट एंड फैट्स। इजी था। वापस ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में भी चला जा सकता है, मतलब डायग्राम दे देंगे, लेबल कर देंगे एबीसी और वो पूछेंगे बताओ ए क्या है, पहले तो वो पूछेंगे क्या है और इसका यूज क्या था, मतलब अभी कैसे हो रहा है, उल्टा पूछ रहे हैं ना। ये पूछे कि बताओ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ का कैसे शो किया, तो तुमने ये आंसर बताया। अब इसी को कैसे पूछ सकते हैं डायग्राम बेस्ड में, डायग्राम बनाया, लेबल किया जो फ्लास्क है वहां पे ए, एक पार्ट कि बताओ ए के अंदर क्या है और किसके लिए यूज हुआ। ठीक, अब सिंस देखो किसके लिए आ रहा है वर्ड, तो हो सकता है ये असर्शन रीजन में भी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज बायोजियोग्राफी, हाउ डार्विन फिंचेस प्रोवाइड बायोजियोग्राफिकल एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। तो सीधे सीधे वो एडाप्टिव रेडिएशन भी पूछ रहे हो और बायोजियोग्राफी भी पूछ रहे हैं। तो देखो जरा, द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट parts of earth is called biogeography. Example, Galapagos Island, group of 14 islands in Pacific Ocean on west coast of South America. Charles Darwin during his voyage किस पे गए थे, शिप पे, शिप का नाम HMS Beagle, found that animal of these island resemble with those of South American island. Example, birds of Galapagos Island called Darwin finches do not resemble birds of South American island. So he concluded that finches were derived from ancestral stock that had immigrated from mainland to island. तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि गलती से एक्सीडेंटली कोई फिंच आ गई होगी और फिर वो डेवलप होना स्टार्ट हुए। ठीक है, हैज अंडरगॉन प्रोफाउंड चेंज अंडर एनवायरमेंटल कंडीशन। हुआ क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, सेम ही एक चीज अलग अलग तरीके से पूछी गई हुई है। ठीक है, अब याद रखना सिंस 3 मार्क का अगर ये चीज, यही क्वेश्चन 5 मार्क का वैसे चांसेस कम है, इन केस हो गया तो पूरा एक्सप्लेन करो कि एडेप्टिव रेडिएशन उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हाउ डिड लुइस पास्चर सक्सेसफुली डिमोलाइज द पॉपुलर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो उन्होंने क्या लिया था, याद करो, एस शेप या श्वान नेक एक्सपेरिमेंट। दो उन्होंने बॉटम फ्लास्क लिए थे, राउंड बॉटम फ्लास्क, बस उसका शेप क्या था, एस, उसमें क्या क्या भरा हुआ था, स्टॉक था, है ना। उसको बॉईल किया, मतलब पहले से अगर कोई माइक्रोब होगा तो वो मर जाएगा। फिर क्या किया, एक को एज इट इज रख दिया और दूसरे का जो श्वान शेप नेक है उसको तोड़ दिया, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए एयर के। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने जाके ऑब्जर्व किया तो जिसका नेक तोड़ी थी, सिंस एयर के कांटेक्ट में था, एयर में माइक्रोब्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, तो वो जाके कहाँ बैठ गए, उस ब्रॉड पे बैठ गए, स्टॉक पे बैठ गए और वहां ग्रो होने लगे। और वही जो एस शेप का था जिसको एज इट इज रखा गया था, वहां पे कोई कंटामिनेशन नहीं मिला। तो इन्होंने बोला कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई थ्योरी नहीं है, हमेशा लाइफ किससे आती है, पहली वाली लाइफ से ही आती है। तो यहाँ अगर स्टॉक या ब्रॉथ के अंदर अगर कोई ग्रोथ मिल रही है बैक्टीरिया की, तो वो कहाँ से आई, जो एयर में ऑलरेडी स्पोर घूम रहे थे उससे, है ना। ये कौन सी थ्योरी को रिजेक्ट करती, याद करो मैंने बताया था, ये वही वाली थ्योरी थी, कौन सी, जो एकदम गेहूं का बोरा के ऊपर क्या खून पसीने वाला शर्ट डाल दो और 21 डेज के बाद क्या मिलेगा, चूहा। तो ये वाली थ्योरी जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसको गलत प्रूव किया था। ठीक है, तो वही पूछा। तो देखो, लुइस पास्चर यूज अ स्पेशल श्वान नेक फ्लास्क फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया था श्वान नेक मतलब एस शेप का टाइप का, है ना, इस टाइप का, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, श्वान नेक। ठीक है,
स्वान नहीं होता, जैसे ऐसे मुंडी रहती है ऐसे घूमी हुई, तो वही उन्होंने वहीं से वो वर्ड लिया है, ठीक है। ओके, he took mixture of sugar and yeast powder and filled about half of it with water in the flask. He then boiled the content of flask till a steady current of steam rushed out from the S-shaped tube, causing death of all microorganisms. इसी को क्या बोल सकते हैं, अगर एक वर्ड में इसको खत्म करना है तो स्टरलाइज कर दिया, ठीक है। आगे, क्योंकि देखो अपन को एक एक लाइन के ऑप्शन, ऑल्टरनेट ऑप्शन भी ढूंढने हैं, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएंगे उसी वर्ड से पूछ के। आगे फिर आफ्टर दिस फ्लास्क रिमेन अनचेंज, बट व्हेन द नेक ऑफ द फ्लास्क वाज कट ऑफ, showed thick growth of microorganism. This is presumed that air contained microorganism, which in first case could not reach the flask, where in second case they come in direct contact with the solution, और since solution के साथ direct contact में आ गए तो हुआ क्या, ग्रोथ हो गई। तो what he concluded? He concluded that कि लाइफ कहाँ से आती है, जो पहले वाली लाइफ रहती है उसी से आती है। हुआ क्लियर? इसी के साथ जो तुम्हारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो होते हैं खत्म। तो अगर इन केस कोई चीज मिस आउट हो गई हो तो क्या करेंगे, हम वेबसाइट पे जाएंगे, टाइप करेंगे www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे तो ये होम पेज आएगा, इसमें सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी तुम सेलेक्ट करना चाहो, 12 का पढ़ना चाहो तो 12 पढ़ो, नीट पढ़ना चाहो तो नीट पढ़ो, CUET पढ़ना चाहो तो CUET पढ़ो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में भी, साथ में हिंदी मीडियम में भी, और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो अपना सब्जेक्ट, अपनी क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, बस उसके बाद चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है उसको सिलेक्ट करोगे, लेक्चर्स है और सुनना शुरू करोगे। सिर्फ सुनना नहीं है ना, स्टोरी जैसे सुनना नहीं है, लर्न भी करना है, एप्लीकेशन भी करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो और बने रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।